Today we are going to attempt a stanza from poem 3, Loveliest of Tree, the Cherry Now. This is a model explanation of the first stanza. Let's see. Loveliest of tree, the cherry now. जो चेरी का दरख्त है, that is very beautiful. Now is hung with bloom along the bough. It is full of flowers. Hung, laden, full of, भरा हुआ, covered. And bough mean branches, शाखें. Bloom flowers and stands about the woodland ride. When I visited a jungle, woodland, wilderness, ride, it's a path. जब मैं वहां से गुजरा घोड़ों की सवारी के रास्ते से, तो मैंने वहां देखा एक चेरी का दरख्त जो कि फुल ऑफ फ्लावर्स था और उसके ऊपर बहुत ज्यादा फूल खिले हुए थे. Wearing white for Easter tide. Tide is a festival. Easter is a festival which is celebrated by Christians on 21st of March. If there is a Sunday on 21st, they celebrate it. Otherwise, after 21st March, upcoming Sunday. On Easter, they mostly wear white dress. So here the poet is talking about the Easter tide and wearing white, सफेद लिबास पहन के. तो वो मैंने देखा दरख्त जो है वो फुल ऑफ फ्लावर्स था. लवलीस्ट ऑफ ट्री में आपने ये बेटा ख्याल रखना है, जो आर्टिकल है वो लवलीस्ट से पहले नहीं लगा हुआ, वो आपके चेरी से पहले लगा हुआ है. You have to write the name of the poem and the name of the poet correctly. Okay? These lines have been taken from the poem Loveliest of Tree, the Cherry Now. Be careful. Article जो है वो cherry से पहले लिखा हुआ है and there is no article before trees and loveliest. Sometimes student mistakenly इसको लिख देते हैं like loveliest of the trees, cherry now, तो उससे आपका ये जो reference है वो सारे का सारा गलत हो जाता है. ठीक है. Secondly, Alfred Edward Husman, H-O-U-S लिखा हुआ है, H-O-U-S-E नहीं लिखा हुआ. If you write H-O-U-S-E, again there will be no mark. So be careful writing the title of the poem and the name of the poet. Clear? It carries 2 marks. Now the next one is context of 1 mark. In this beautiful composed poem, इस खूबसूरत लिखी हुई पोएम के अंदर, compose में लिखना, written, the poet has expressed, उसने इस बात का इजहार किया है, his profound and passionate love, वो बड़ा जज्बाती है, नेचर से बहुत ज्यादा प्यार करता है. ठीक है. It's a common to all of us कि हम नेचर से प्यार करते हैं. This poem is an admiration मतलब तारीफ of nature and its stunning object, especially cherry during the spring season. Spring season में poet कहीं जंगल में गया तो वहां पर उसने जब रास्ते में देखा, वहां पर एक चेरी का दरख्त था जिसके ऊपर फूल ही फूल थे और वो सारे फूल इतने ज्यादा थे कि उसकी जो शाखें थी वो नीचे झुकी हुई थी. The tree has caused a tremendous and captivating impact. Impact मतलब असर. Tremendous बहुत ज्यादा, huge, marvelous. Captivating सहरंगेज. जब उसने देखा तो पोएट जो था वो उसके सहर में गिरफ्तार हो गया. On the mind of the poet, उसका दिमाग जो था वो इस तरह का कंट्रोल में आ गया कि यार ये कैसा खूबसूरत दरख्त है, कितना प्यारा है. When he sees his beloved tree, ये उसका पसंदीदा महबूब दरख्त है. चेरी लोडेड विद वाइट फ्लावर्स, इसके ऊपर, इसकी शाखों के ऊपर कोंपले हैं, फूल हैं बहुत ज्यादा वाइट कलर की. His joy knows no bounds. This is an idiom. Joy knows no bounds. उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं. ठीक है. अगर हम इसको पास्ट में यूज करें तो हम इसी तरह यूज करेंगे his joy knew no bounds. तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट में यूज किया है. You can use it in past, present, future. इसको आप बेशक मार्कर से लिखें. The poet is now 20. इस वक्त जो पोएट की एज है वो 20 है जब वो सेकंड स्टैंजा में यूज करता है ना. Now
सेकंड स्टैंजा में जब जाएंगे, नाउ ऑफ माई 3 years and 10, तो नाउ उसने हाईलाइटेड किया हुआ है वहां पर, कैपिटल में भी लिखा हुआ है उसको स्टार्ट में, इस वक्त स्टिल ही होप्स टू एंजॉय 50 springs ऑफ हिज लाइफ। अब अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन बिलीव्स के वो कहते हैं कि इंसान की 70 साल टोटल उम्र है, वो उसने यहाँ पर जिक्र भी किया हुआ ऑफ माई 3 years and 10 सेकंड स्टैंजा में। तो उन 70 ईयर्स में से 20 जो हैं, 20 विल नॉट कम अगेन, तो वो वापस नहीं आएंगे। अब वो कहता है कि ही कैन नॉट क्वेंच, क्वेंच मतलब प्यास बुझाना, हिज एस्थेटिक जमालियाती खूबसूरती से प्यार करने वाले, उसकी तारीफ करने वाले, थिस्ट, थिस्ट मतलब प्यास, क्वेंच मतलब प्यास बुझाना, इन हिज शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, मुख्तसर शॉर्ट ब्रीफ लाइफ जो है, जो बाकी 50 साल उसके रह गए हैं, उसके अंदर वो इसकी खूबसूरती को पूरी तरह इंजॉय ही नहीं कर सकता, उससे लुत्फानंदोज ही नहीं हो सकता और ना इसकी तारीफ कर सकता है। एज ही थिंक्स 50 years इज नॉट अ लॉन्ग पीरियड टू एंजॉय, वो समझता है कि ये जो 50 साल का अरसा है ये बहुत मुख्तसर है। इसमें पोएट जो है वो अपने 20 साल जिंदगी के पहले जाया कर चुका हुआ है, और अब 20 साल बाद उसे ख्याल आया कि ये तो बड़ा ही खूबसूरत दरख्त है। ठीक है, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। इन एक्सप्लेनेशन वी विल डिस्क्राइब द इनर मीनिंग एंड आउटर मीनिंग। अब देखिए यहाँ मैंने उसी फर्स्ट जो पोएम का जो लाइन थी उसको चेंज करके यहाँ पर लिखा है, आप भी ऐसे से चेंज करते जाओगे। In these lines, the poet, in his spontaneous overflow of powerful feelings, describes a beautiful picture of cherry tree. ठीक है, वो एक खूबसूरत मंजर पेश करता है जिसमें दरख्त चेरी है और उसके ऊपर फूल लगे हुए हैं। It looks to be dressed up with white flowers for Easter tide. वो इस ईस्टर टाइड की सेलिब्रेट करने के लिए वो उसके ऊपर उसने अपने ऊपर फूलों का जो एक लिबास पहना हुआ है, वो कह रहा है कि ये ऐसे जैसे इसने ईस्टर की तैयारी की हुई है। द पोइट इज मेस्मराइज्ड, मेस्मराइज का मतलब होता है जादू हो जाना, किसी पर सहर तारी हो जाना, बाय इट्स स्टनिंग ब्यूटी, स्टनिंग मीन अपॉल्ड, खूबसूरत, वेरी सरप्राइजिंग, जैसे उसने इसको देखा तो उस पर सहर तारी हो गया। द चेरी स्टैंड्स बाय वुडलैंड राइड, अब ये राइड जो ना, ये वो घोड़ों का वो रास्ता है जहां से घोड़े गुजर गुजर कर रास्ता, मिट्टी वहां जो है वो नजर आती है सेपरेट हुई हुई, तो वो वुडलैंड जंगल में, हीथ में, वाइल्डरनेस से गुजरा जहां पर उसने चेरी का दरख्त देखा। द वुडलैंड राइड रेफर्स टू द पाथ ट्रोडन बाय द हॉर्स राइडर्स, वहां से जो रास्ता था राइड, वो घोड़े ने गुजर गुजर कर उसको बिल्कुल घिसा दिया हुआ था। The flowers look as if they were ornaments on a Christmas tree. Ornaments मतलब जेवर, ज्वेलरी, ऐसे जैसे ये फूल उसने पहने हुए हैं, क्रिसमस ट्री तैयार किया हुआ है। Here the cherry has been personified as it is wearing a dress like humans. Like human, it is ready to. अब ये ह्यूमन बीइंग जिस तरह सेलिब्रेट करते हैं ईस्टर को, इसी तरह ये चेरी का दरख्त भी है, उसने भी लिबास पहना हुआ व्हाइट कलर का। Here we have a personified टू सेलिब्रेट द ईस्टर सीजन। ईस्टर जो है मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये मार्च में सेलिब्रेट करते हैं क्रिश्चियन, और ये 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर 21 को संडे हो तो संडे को कर लेते हैं, अदरवाइज ये कमिंग संडे को ऑब्जर्व करते हैं। Note the resemblance. Resemblance mean मिशाबत between the spring and the Easter tide. Tide mean वो जो पीरियड है उसके अंदर resemblance देखें, स्प्रिंग के मौसम में, बहार के मौसम में और ईस्टर की जो मौसम है। Both are the season of rebirth. rebirth मतलब किसी चीज का पैदा होना, and new beginning आगाज है। Here the poet's love for cherry symbolizes his love for nature. यहाँ पर वो प्यार कर रहा है चेरी से, जो एक अलामत है उसकी नेचर से प्यार करने की, कुदरत से प्यार करते हैं। और ये जो है ये आपने पढ़ा भी होगा, his poems expresses simple universal emotion. यूनिवर्सल इमोशंस है, यानी लव ऑफ नेचर, वो सारे जो हैं नेचर से प्यार करते हैं। The poet has also introduced the image of death in this stanza. The word Easter suggests death and rebirth of Christ. इसमें पैदाइश का भी जिक्र है और रीबर्थ का, और फिर पैदा होने का, ठीक है, रीबॉर्न। स्प्रिंग इज ऑल्सो फॉलोड बाय विंटर, अ सीजन ऑफ डेथ। अब विंटर जो आएगी वो बड़ी सख्त होगी, उसमें पत्ते झड़ जाते हैं, फिर ऑटम और ये सारा का सारा जो है
उसने इसमें डेथ और स्प्रिंग दोनों को साथ लेकर चला है। As Nicholas M. Butler says, optimism is essential to achievement, and it is also the foundation of courage and true progress. बड़ी खूबसूरत कोटेशन है। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है होपफुल। अगर आप में उम्मीद है और आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो यूं समझें कि ये एक बुनियाद है आगे बढ़ने की, करेज, हौसला, जुर्रत एंड ट्रू प्रोग्रेस, और आप आगे बढ़ते रहोगे। ये कोटेशन आप एंड पे उसी तरह ही लगा सकते हैं। सैमुअल जॉनसन सेज, दिस इज अनदर कोटेशन, नो मैन कैन टेस्ट द फ्रूट्स ऑफ ऑटम while he is delighting his scent with the flowers of springs। देखिए कितनी खूबसूरत है इसमें फूलों का, स्प्रिंग के मौसम का, आटम का। ये तभी मुमकिन है जब वो स्प्रिंग में भी देखे और आटम में भी उनको देखे। आटम में कुछ जगहों पर जो फल हैं वो पक जाते हैं। Thus, those who face challenges in life can enjoy their life with zeal and zest। zeal and zest होता है जोशो खरोश से, बड़े स्पिरिटफुली किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाना। एक और कोटेशन है बड़ी प्यारी, इसको आप किसी और जगह पर भी यूज कर सकते हो। ब्यूटीफुल कोटेशन, लाइफ इज अ सॉन्ग, एक गीत है, सिंग इट, सिखाएं, इसको एंजॉय करें। लाइफ इज अ गेम, एक खेल है, प्ले इट, इसे खेलें। लाइफ इज अ चैलेंज, एक आपका सामने मुकाबला है, मीट इट, इसका सामना करें। लाइफ इज अ ड्रीम, रियलाइज इट, इसको साबित करें, इसको सच करें। रियलाइज का मतलब यहाँ पर है ख्वाब को पूरा करना। लाइफ इज अ सेक्रीफाइस, ऑफर इट, दूसरों की साथ इतने अच्छे तल्लुकात रखें, सेक्रीफाइस करें अपनी चीज़ों को, अपनी ख्वाहिशात को। लाइफ इज लव, और ये सारा का सारा जो सिलसिला है ये मोहब्बत से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत ही नहीं है तो आप किसी चीज़ से लुत्फानंदोज ही नहीं हो सकते हैं। ब्यूटीफुल, साईं बाबा। अब एंड पर उसी तरह जिस तरह आपने मॉडल 1 स्टैंजा को क्लोज किया, अब इसको भी उसी तरह हम क्लोज कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं है। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज वेरी सिंपल बट द मीनिंग इट कन्वेज आर वेरी प्रोफाउंड। जो इसके अंदर मैसेज दिया जा रहा है वो बड़ा गहरा है एंड थॉट प्रोवोकिंग, और आपको सोचने पर मजबूर करता है। बोथ द इम्प्लिस्ट एंड एक्सप्लिस्ट, इसके इनर एंड आउटर मीनिंग जो है, इनसाइट, आपको परसुएड करते हैं, आपको कन्विंस करते हैं द रीडर टू मेक हिज ओन सटल एलुसिव इमेजिनेशन एंड कंक्लूजन, कि वो अपने तखयल को यूज करे और अपनी जो चीज़ों को समझने की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करे ताकि वो सही किसी नतीजे पे पहुंच सके। स्पेकुलेशन यहाँ पर ना लगाएं, कंसिडरेशन भी ना लगाएं, इन दोनों वर्ड्स को आप यूज कर सकते हो, इमेजिनेशन एंड कंक्लूजन। ये एक मॉडल एक्सप्लेनेशन है, आप इससे बेहतर भी कर सकते हो। इस तरह उसमें इसकी लेंथ का ख्याल रखते हुए आप सेकंड स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा को भी एक्सप्लेन करेंगे। वही बात, इफ रेफरेंस इज इनकरेक्ट नो मार्क विल बी क्रेडिटेड। मैं बार बार आपको ये बात याद करा रहा हूँ कि रेफरेंस का करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रेफरेंस इनकरेक्ट हो गया तो बाकी की कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जो है उसमें कोई मार्क आपको नहीं मिलेगा। I hope you have got the idea, and if still you have any question regarding explanation, context, put your question in the comment box. I'll upload the answer and explanations. Thank you.